नमस्कार साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्वान साथियों, पिछली क्लास में हमने बेरोजगारी के संदर्भ में अध्ययन किया था और बेरोजगारी के हर एक कंसेप्ट को बहुत ही ब्रॉडबैंडली अपन ने टच करते हुए बेरोजगारी से रिलेटेड हर पहलू को अपन ने बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया था। विद्वान साथियों, यदि किसी व्यक्ति की इच्छा है रोजगार करने की और चाहते हुए भी उसको प्रचलित कीमतों पर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी के प्रकारों में हमने विकसित देशों में जैसे एक तो हो गई अपनी आकस्मिक बेरोजगारी हो गई, एक घर्षण जनित बेरोजगारी हो गई, एक प्रौद्योगिकी या संरचनात्मक बेरोजगारी हो गई, और विकासशील देशों में जैसे आदर्श बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी अपन कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे शैक्षिक बेरोजगारी है, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी है, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था और बहुत ही अच्छे से हमने इसको समझा था। जैसे आदर्श बेरोजगारी की किस आदर्श विकसित देशों में देखते हैं पहले अपन कि विकसित देशों में जैसे प्रौद्योगिकी बेरोजगारी यानी प्रौद्योगिकी में किसी भी प्रकार की कमी के कारण या नई मशीन स्थापना के कारण या पुरानी तकनीक के कारण लोग बेरोजगार रहते हैं तो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहलाती है। घर्षण जनित बेरोजगारी होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में पाई जाती है। इसके अलावा जैसे आकस्मिक बेरोजगारी, कोविड-19 के कारण लोग बेरोजगार हो गए, आकस्मिक बेरोजगारी हो गई। और विकासशील देशों में जैसे प्रचंड बेरोजगारी, आदर्श बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी एक दो बेरोजगारी के प्रकार अपन ने और देखे थे, जैसे औद्योगिक बेरोजगारी देखी थी, शैक्षिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी वही हो गई जैसे उद्योग में जो आधारभूत संरचना की कमी के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है या जो मशीनें होती है उनका इनोवेशन नहीं होता है, नई तकनीकी वहाँ स्थापित नहीं होती है या मशीनें स्थापित करने के दौरान जो बेरोजगारी होती है प्रौद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिलती है। शैक्षिक बेरोजगारी, शिक्षित व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, शैक्षिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी की गणना एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस 23 मई 2019 को स्थापित एनएसएसओ और सीएसओ के विलय से 23 मई 2019 को स्थापित एनएसओ प्रति 5 वर्ष बेरोजगारी की क्या करता है, गणना करता है। विद्वान साथियों, बेरोजगारी के कारणों के संदर्भ में हमने अध्ययन किया था। बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं इसके संदर्भ में अपन ने अध्ययन कर लिया। डेफिनेशन के संदर्भ में अपन ने अध्ययन कर लिया। भगवती कमेटी 1973 में बनी थी, उसके संदर्भ में अपन ने अध्ययन किया। मनरेगा एक्ट 2004 के द्वारा जो रोजगार की गारंटी पर किसी व्यक्ति को दी जाती है उसके संदर्भ में अपन ने अध्ययन किया था। 2016-17 से बेरोजगारी के आंकड़े तिमाही आधार पर जारी किए जाते हैं, उसके संदर्भ में अपने अध्ययन किया था। बेरोजगारी छठी पंचवर्षीय योजना से कई प्रकार के जैसे RLEGP, ट्राइजम वगैरह है, NREP है, ये कार्यक्रम चलाए गए थे छठी पंचवर्षीय योजना से, इसके संदर्भ में अपन ने पढ़ा था। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो पॉइंट है, पिछला जो वीडियो है उसको आप क्लियरली देखेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। 2 पॉइंट अपन ने छोड़ रखे थे, एक तो बेरोजगारी मापन का आधार या बेरोजगारी गणना का आधार जो भगवती कमेटी ने 1973 में दिया था, और एक अपन ने छोड़ रखा था फिलिप्स लॉकर वाला। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही जो कंसेप्ट है वो वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। तो इसके संदर्भ में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे और कहीं भी आपको कोई भी संशय होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं मेरी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा कि आपको उस कंसेप्ट के बारे में और अच्छे से उसको एनालाइज कर सकूं। विद्वान साथियों, देखिए, बेरोजगारी मापन का आधार भगवती कमेटी ने 1973 में दिया था। कब दिया था? 1973 में। एक तो इसका सामान्य आधार या स्टैंडर्ड आधार भी कह सकते हैं। इसमें 1 वर्ष के आधार पर गणना करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 273 दिन, 365 दिन होते हैं एक साल में, सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन, यदि 273 दिन किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है 365 दिन में से, और 273 दिन में प्रतिदिन कितना रोजगार मिले? 8 घंटे रोजगार मिले, तो वह बेरोजगार नहीं है। कहने का मतलब 365 में से यदि किसी व्यक्ति को 273 दिन प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से रोजगार मिल गया तो वो व्यक्ति कैसा नहीं है? बेरोजगार नहीं है। यह है सामान्य आधार या स्टैंडर्ड आधार। भगवती कमेटी ने बेरोजगारी की गणना के 3 आधार बनाए हैं, स्टैंडर्ड आधार या सामान्य आधार, वर्तमान साप्ताहिक आधार और दैनिक आधार। दैनिक आधार, साप्ताहिक आधार और 1 वर्षीय या स्टैंडर्ड आधार। समझ गए आप? बेरोजगारी गणना के भगवती कमेटी जो 1973 में बनी थी उसने 3 आधार दिए हैं, दैनिक आधार, साप्ताहिक आधार और वार्षिक आधार या सामान्य आधार या स्टैंडर्ड आधार। सामान्य आधार में क्या होता है? एक व्यक्ति को 365 में से 273 दिन, एक व्यक्ति को 365 में से 273 दिन प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से यदि उसको रोजगार उपलब्ध हो जाता है तो वो व्यक्ति कैसा नहीं है? बेरोजगार नहीं है। वर्तमान साप्ताहिक आधार, यदि सप्ताह में 1 घंटे कार्य मिल गया तो वह बेरोजगार नहीं है।
पूरे 7 दिन में यदि किसी व्यक्ति को 1 घंटे काम मिल जाता तो वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। वर्तमान दैनिक आधार, लेकिन ये जो है वर्तमान साप्ताहिक आधार, ये कोई एक तरह से सेंसलेस आधार है। एक व्यक्ति 7 दिन में 1 घंटे काम करेगा तो वो कैसे बेरोजगार नहीं है? निश्चित रूप से बेरोजगार ही है वो, लेकिन इन्होंने माना है आधार। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए विद्वान साथियों, वर्तमान दैनिक आधार, यदि व्यक्ति को आधा दिन 1 से 4 घंटे यदि रोजगार मिल गया तो आधा दिन, और 5 से 8 घंटे मिल गया तो पूर्ण दिन रोजगार मिल गया तो वह बेरोजगार नहीं है। यदि व्यक्ति को आधा दिन 1 से 4 घंटे, पूर्ण दिन 5 से 8 घंटे रोजगार मिल गया तो वह बेरोजगार नहीं है। आधा दिन 1 से 4 घंटे यदि रोजगार मिलता है, 1 से 4 घंटे रोजगार मिलता है तो आधा दिन रोजगार माना जाता है, 5 से 8 घंटे रोजगार मिलता है तो पूरा दिन रोजगार माना जाता है। और ये वर्तमान दैनिक आधार है। यदि इस तरह से किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है तो वो व्यक्ति कैसा नहीं है, बेरोजगार नहीं है। चाहे से उसको आधा दिन ही रोजगार मिले 1 से 4 घंटे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कैसा नहीं है, बेरोजगार नहीं है। तो यह है भगवती कमेटी 1973 के द्वारा बेरोजगारी मापन का आधार, जिसके संदर्भ में अपन ने अध्ययन किया है। नेक्स्ट विद्वान साथियों अपना फिलिप्स वक्कर। साथियों फिलिप्स वक्कर के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो अपन ने बेरोजगारी की गणना का आधार जो भगवती कमेटी ने दिया था 1973 में, उसके संदर्भ में अपन ने विस्तृत चर्चा की है। अब अपना नेक्स्ट फिलिप्स वक्कर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में मेजरली। यदि एग्जामिनर पेपर सेक्टर थोड़ा डीपली जाता है तो यहाँ से प्रश्न डाल देता है। इसके संदर्भ में आप देखिए फिलिप्स वक्कर, ये क्या होता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य, यह बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के मध्य अल्पकाल में विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार होता है। उद्योग व कृषि सेक्टर का, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार होता है, वह उद्योग व कृषि क्षेत्र का विकास होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है तथा बेरोजगारी कम होती है। इसकी विपरीत मुद्रास्फीति कम होने पर लगातार बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में रोजगार की संतुलित उपलब्धता के लिए 4% औसतन मुद्रास्फीति का पाया जाना आवश्यक या अनिवार्य है। विद्वान साथियों, फिलिप्स वक्कर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से फिलिप्स वक्कर किस किस के मध्य, या फिलिप्स वक्कर निम्नलिखित में से किस किस के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करता है, व्यक्त करता है, दर्शाता है या संबंध व्यक्त करता है। तो फिलिप्स वक्कर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। कैसे, देखिए मुद्रास्फीति किसे कहते हैं कि कम वस्तुओं के पीछे अधिक मुद्रा का दौड़ना मुद्रास्फीति कहलाती है। विद्वान साथियों, माननीय उर्जित पटेल के द्वारा जून 2016 में जो कमेटी गठित की गई थी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, मौद्रिक नीति समिति गठित की गई थी, उस मौद्रिक नीति समिति ने यह तय किया था कि 2% से लेकर 6% तक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मुद्रास्फीति का पाया जाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास या अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए या अर्थव्यवस्था में संसाधनों के समुचित उपयोग और विकास के लिए, जिसमें अपन जैसे अपना एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, जो भी फॉरेन ट्रेड सेक्टर हो गया, इंटरनल जो ट्रेड सेक्टर हो गया, इनकी वृद्धि और विकास के लिए 2% से 6% तक इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का पाया जाना आवश्यक है। या अपन ये कह सकते हैं कि औसतन 4% मुद्रास्फीति का पाया जाना आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पाई जाएगी तो रोजगार मिलेगा लोगों को। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है, देखिए अपन वक्र के द्वारा समझते हैं इसको, ये मुद्रास्फीति को OX, ये OX जो है वो मुद्रास्फीति को रिप्रेजेंट करता है, और जो OY है वो बेरोजगारी को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब OX पे अपन ने मुद्रास्फीति को दर्शा रखा है और OY पे अपन ने बेरोजगारी को दर्शा रखा है। देखिए विद्वान साथियों, जैसे इसको मैं ये क्रम दे देता हूं, मुद्रास्फीति इतनी थी तो बेरोजगारी यहां तक है। यानी मुद्रास्फीति जैसे एक, इसको थोड़ी समझने में आपको दिक्कत आएगी क्रम से, वैसे समझिए आप थोड़ा आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मुद्रास्फीति, ये मुद्रास्फीति है, तो यदि मुद्रास्फीति बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम है।
मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है तो बेरोजगारी कम है। मुद्रास्फीति घट गई, जैसे मुद्रास्फीति घट गई तो बेरोजगारी बढ़ गई। मुद्रास्फीति ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी। मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति और कम होती है तो बेरोजगारी और बढ़ जाती है। समझ रहे होंगे आप? या अपन ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में इतनी बेरोजगारी है, वो कब है? जब मुद्रास्फीति इतनी है। कहने का मतलब मुद्रास्फीति ज्यादा है तो बेरोजगारी कम है, मुद्रास्फीति कम है तो बेरोजगारी ज्यादा है। संक्षेप में मैं समझा दूं, मुद्रास्फीति ज्यादा होती है अर्थव्यवस्था में तो बेरोजगारी कम होती है, और मुद्रास्फीति, फिर से समझिए, मुद्रास्फीति ज्यादा है तो बेरोजगारी कम है, और मुद्रास्फीति यदि अर्थव्यवस्था में कम है तो बेरोजगारी ज्यादा है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति घटती जाती है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है वैसे वैसे बेरोजगारी घटती जाती है। यानी इनके मध्य, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य फिलिप्स वक्र अल्पकाल में विपरीत संबंध को दर्शाता है। देखिए, यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य अल्पकाल में विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार होता है। बेरोजगारी क्यों बढ़ती है? मुद्रास्फीति बढ़ने पर। मुद्रास्फीति बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार होगा तो वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का आवागमन बढ़ेगा, जिसे उद्योग धंधे विकसित होंगे। उद्योग धंधे विकसित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी। उद्योग और कृषि का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है तो बेरोजगारी कम होती है, तो बेरोजगारी कम होती है। इसके विपरीत मुद्रास्फीति यदि कम होती है तो लगातार बेरोजगारी में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। अर्थव्यवस्था में रोजगार की संतुलित उपलब्धता के लिए 4% मुद्रास्फीति का पाया जाना आवश्यक है। ये इसको मैं ये कह सकता हूं कि 2% से लेकर 6% तक है। 2% से 6% तक इन्फ्लेशन का होना जरूरी है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या इकोनॉमिक की वृद्धि और विकास के लिए 2% से 6% तक, जो मैं नहीं कह रहा, उर्जित पटेल कमेटी जो बनी थी जून 2016 में, उसने कहा था कि अर्थव्यवस्था के वृद्धि और विकास के लिए या संतुलित विकास के लिए 2% से 6% तक मुद्रास्फीति का पाया जाना अति आवश्यक है। यदि इन्फ्लेशन नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था की गति रुक सी जाती है और लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है अर्थव्यवस्था के वृद्धि और विकास के लिए कि 2% से 6% या औसतन 4% मुद्रास्फीति का पाया जाना आवश्यक है। अब यह भी नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं हो। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? तो इस हिसाब से अपन ने पढ़ा है, अध्ययन किया है फिलिप्स वक्र के बारे में, और जो अपनी बेरोजगारी गणना की जो भी भगवती कमेटी 1976 के द्वारा तो आधार निश्चित किया गया था, उसके संदर्भ में उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और सभी विद्वान साथी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।